नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। संदेश खाली की घटना बेहद शर्मनाक है, हर नागरिक की सुरक्षा जरूरी है। ये कौन कह रहा है? ये हाईकोर्ट कह रहा है। और आप लोगों को याद होगा कि पश्चिम बंगाल में एक जगह है संदेश खाली, यह महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, उन्हें परेशान करने की बात करिए, उनकी जमीन हड़पने की बात हुई थी ना, और एक टीएमसी नेता पर ये सब आरोप लगे थे। तो मामले में बंगाल सरकार को लेने चाहिए नैतिक जिम्मेदारी, और कहा कि आरोप में अगर 1% भी सच्चाई है तो यह शर्मनाक है। और कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान की जाए और गुनहगारों को सजा दिलाना मोदी की गारंटी। ये आप देखते हैं कि फिर प्रधानमंत्री साहब भी बोलने लगे उसी में। तो एक बार पश्चिम बंगाल को देख लीजिए आप लोग। देखिए पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखिए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं और सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल है। और आप देखिए विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। और 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका वेस्ट बंगाल, तो ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सभी मदरसों की मान्यता की गई खत्म। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश। और आप देखिए मानक पूरा करने वाले मदरसे दूसरे बोर्ड से मान्यता लेकर हो सकेंगे संचालित। तो आप देखेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया गया था। तो ये सभी आप देखते हैं, इनकी अलग ही आप देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था थी। इन्हें आप देखिए आधुनिक शिक्षा से वंचित रखा जा रहा था बच्चों को, तो इसी ओर ध्यान दिया गया। ये उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें तो ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखते हैं कि बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी इसमें। अब आप लोगों से कहता हूं ना कि कांग्रेस को बड़ा झटका, गौरव वल्लभ समेत 3 नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। अब आप सभी जानते हैं एक बात को, क्या जानते हैं कि चुनावी मौसम है, लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा में 543 सीटें हैं और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा सदस्य का। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा, नीचे लिखिएगा। तो देखिए इस पार्टी का उस पार्टी से गठबंधन, इस नेता का यहां जाना, उस पार्टी में जाना लगा रहेगा अभी, ठीक है। कम मतदान वाले राज्यों के अधिकारी तलब किए गए। चुनाव आयोग का 11 राज्यों की 50 लोकसभा क्षेत्रों और 17 नगरीय क्षेत्रों पर फोकस। कम मतदान वाले राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड और पंजाब भी शामिल हैं। आप लोगों को मालूम है, देखिए 67% के करीब आप देखते हैं कि मतदान रहा था, 67.40%। 2000 कब की बात कर रहा हूं? 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। आप सोचिए कि 67-68% मान लीजिए आप, तो 32% लोगों ने वोट नहीं डाला था। अब क्यों नहीं डाला था? आप सोचिए 32% बहुत बहुत ज्यादा होते हैं वोट, यानी कि 100 लोगों में से आप देखिए 32 लोग वोट ही नहीं दे रहे। उनका अगर वोट पड़ता तो कई सरकारें बन जाती, कई सरकारें गिर जाती। तो हो सकता है कि आप देखिए बहुत सारे इसके कारण बताए जाते हैं। एक तो जागरूकता सबसे बड़ा कारण है। आजकल आप देखते हैं किसी से कहिए वोट डालने जाइए, आपका अधिकार है, तो वो कहता है भैया हमारे वोट से क्या हो जाएगा, हम वोट ना दे तब भी कुछ नहीं होने वाला, दे तब भी कुछ नहीं होने वाला है।
ये सोच बदल ली होगी। और बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि शहर से अपने बाहर रहते हैं, अपने जहाँ वोटर उनका सूची में नाम है तो वो नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए रहते हैं, तो इसीलिए तो ऑनलाइन सुविधा होने की बात हो रही है कि ऑनलाइन हो जाना चाहिए वोट का देने का, जिससे आप जहाँ बैठे हुए वहीं से आप वोट दे पाए आसानी से। 11वीं 12वीं में बढ़ जाएगी योग्यता आधारित प्रश्नों की संख्या। ये सीबीएसई के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 11वीं और 12वीं की परीक्षाओं में योग्यता आधारित अधिक प्रश्न शामिल होंगे। और बोर्ड ने एमसीक्यू बहुविकल्पीय केस आधारित योग्यता केंद्रित प्रश्नों का प्रतिशत 40 से बढ़ाकर 50% कर दिया है। वहां लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का प्रतिशत 40% से घटकर 30 कर दिया है। और बता दें कि योग्यता आधारित प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से संबंधित होते हैं और ये इन स्थितियों में उच्च स्तरीय सोच कौशल का आकलन करते हैं। और इस मिशनों का मुख्य उद्देश्य आप देखिए छात्रों में गुणात्मक और तार्किक शिक्षा को बढ़ावा देना है। बोर्ड ने आप देखिए स्कूल में योग्यता आधारित शिक्षा के कार्यान्वयन की दिशा में कई कदम भी उठाए हैं। तो एलजी के पास जाना है तो जाए, हाईकोर्ट कह रहा है। आबकारी नीति घोटाले में देखिए कौन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है ना, तो आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग से जुड़ी याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। और देखिए एक बात आप सभी जानते हैं कि कोई इस तरह का कानून नहीं है। नैतिकता के आधार पर चाहे तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे, पहले भी मुख्यमंत्रियों ने दिए है, लेकिन कोई कानून नहीं कहता है कि अगर वो जेल चले गए तो उन्हें पद से हटा दीजिएगा। क्योंकि आप देखिए अभी उन्हें सजा नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात, अगर सजा हो जाती 2 साल की तो उनकी 2 साल या 2 साल से अधिक की तो विधानसभा सदस्यता नॉर्मल रद्द हो जाती। तो ये बात याद रखिएगा। और दिल्ली में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 30 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण किया गया। मिसाइल की विशेषता की बात करें 3000 किलो वजन तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है मिसाइल अग्नि प्राइम की। और अग्नि पी के नाम से भी जानी जाती है यह मिसाइल। अग्नि एक मिसाइल का स्थान लेगी, ये आप देखेंगे, अच्छी बात है। उड़ीसा के समुद्र तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है ना, और नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। और आप देखते हैं कि इस सामरिक बल कमान ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ आप देखते हैं कि मिलकर बुधवार की शाम ये किया है। तो डीआरडीओ के बारे में जरूर याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और उड़ीसा देखना है आपको तो एक बार उड़ीसा चलिए। अब आप देखिए ये उड़ीसा देखने को मिलेगा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखें आंध्र प्रदेश, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उड़ीसा। ये हरियाणा में किडनी प्रत्यारोपण कराने वाले अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का भंडापुर। बांग्लादेश के रहने वाले आरोपित ने गुरुग्राम के एक गेस्ट हाउस में बना रखा था सेंटर। जयपुर में फोर्टिस अस्पताल से बांग्लादेशियों को कराया जाता था किडनी ट्रांसप्लांट। देख लीजिए। अगर हरियाणा की बात करें तो आप देखते हैं कि ये हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री है ना, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विधानसभा के में अगर हम लोग सीटों की बात करें तो आप देखेंगे कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें देखने को मिलेंगी। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। किसे? हरियाणा को। विस्तारा के पायलटों के मुद्दे हल करने के प्रयास जारी हैं। विस्तारा एयरलाइंस को गुरुवार को भी अपनी 20 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। हालांकि टाटा समूह अपने पायलटों के मुद्दे हल करने के प्रयास में जुटा हुआ है और इस बीच उन हवाई मार्गों पर किराए में वृद्धि दर्ज की गई है जिन पर उड़ानें रद्द की गई हैं।
और विस्तारा के सीईओ ने बुधवार को आंदोलित पायलटों को उनके मुद्दे का समाधान करने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया है। बॉम्बे आईआईटी में घटी प्लेसमेंट की दर, अन्य में स्थिति बेहतर है। इस वर्ष आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट की दर अभी तक सिर्फ 64% रही है। पिछले वर्ष भी 32.8% छात्र बिना नौकरी के रह गए थे। और आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत के अनुसार प्लेसमेंट कम होने का कारण छात्रों का रुझान कोर इंडस्ट्री की तरफ कम होना भी है। और अगर बॉम्बे आईआईटी की तुलना में अन्य संस्थानों की स्थिति बेहतर मानी जा सकती है। स्वदेशी इंजेक्शन की एक डोज से एनीमिया का इलाज, एम्स में एफसीएम इंजेक्शन के सफल ट्रायल के बाद इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल करने की तैयारी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार देश में 52.2% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। और अब नहीं लगाने पड़ेंगे कई इंजेक्शन, एक ही इंजेक्शन में आप देखते हैं इलाज हो जाएगा संभव। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। और राष्ट्रीय राजधानी में तो अभी आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन चल रहे हैं। अच्छे दिन में कहिए आप लोग कि संजय सिंह बाहर आ चुके हैं। अदालत नहीं कर सकती सारे काम, आपको एलजी के पास जाना है तो जाइए, हाईकोर्ट कह रहा है। 40 वर्ष 72 दिन की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। वह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। अब आप देखिए अधिकतर खबरें राजनीति से ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब चुनावी वर्ष है तो होगा बातें खूब। ये आप देखिए निर्दलीयों पर नहीं रहा मतदाताओं का भरोसा। जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होते हैं बहुत कम चुनाव जीतते हैं, आप सभी जानते हैं। भारत की राजनीति में निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चुनावी सफलता हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। 1951 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में 37 निर्दलीय सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। हालांकि समय के साथ निर्दलीय सांसदों की संख्या घटती गई। 2019 में आम चुनाव में सिर्फ 4 निर्दलीय सांसद पहुंचे थे। और विश्लेषकों का मानना है कि लोग निर्दलीय उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि निर्दलीय उनके लिए कुछ खास करने की स्थिति में नहीं है और ऐसे में उनको वोट देने का क्या मतलब है। और 99% से अधिक निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी 1991 के हुए आम चुनाव में। और 37 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव में। 41 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे आप देखिए 1957 के आम चुनाव में। 1/6 वोट पाना जरूरी है कुल वैध वोटों का प्रत्याशी के लिए जमानत बचाने के लिए। 500 रुपये सामान्य उम्मीदवार और 250 रुपये ST/SC उम्मीदवार के लिए 1951 में थी जमानत राशि। 25,000 रुपये सामान्य उम्मीदवार और 12,500 रुपये SC/ST उम्मीदवार के लिए वर्तमान में है जमानत राशि। दूरदर्शन रेडियो पर प्रचार के लिए पार्टियों को मिलेंगे 130 घंटे। किस राष्ट्रीय पार्टी को कितना समय? मिनट। आप देखिए राष्ट्रीय दलों को दोनों प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे 50 मिनट। भाजपा को 20 मिनट का मिला समय, कांग्रेस को 12 घंटे का। देखिए आप राष्ट्रीय चैनल पर अगर आप देखें तो दूरदर्शन आकाशवाणी पर तो आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी को 47 घंटे और 47 घंटे। बसपा को आप देखेंगे माफ करिए मिनट में है 47 मिनट 47 मिनट। बसपा को 64 मिनट 64 मिनट। भाजपा को 241 मिनट। माकपा को 54 और कांग्रेस को 148। एनपीपी को आप देखिए 45। क्षेत्रीय चैनलों पर आप देखें दूरदर्शन और आकाशवाणी पर तो आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी को 71 और बसपा को 96 और भाजपा को 362 और माकपा को 81, कांग्रेस को आप देखिए 222
222 और एनपीपी को 68 मिलेंगे। ये वार गेम व ट्रेनिंग के लिए प्रतिद्वंदी बल बनाने की संभावना तलाशेगा सेना। सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में लिया गया फैसला। मानव संसाधन प्रबंधन नीति में भी करेगी संशोधन। सेना के एयर डिफेंस अचूक बनाने को आकाश तीर की तैयारी शुरू। गाजियाबाद स्थित BEL से एयर डिफेंस नियंत्रण केंद्रों के लिए रवाना हुआ पहला बैच। लक्ष्य की अभूतपूर्व स्तर की पहचान करके सजग नियंत्रण प्रदान करती है यह प्रणाली। अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र किया बहाल। लड़ेंगी चुनाव आप। निर्दलीय सांसद थी ना नवनीत राणा, उन्हीं की बात हो रही। रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखेगा भारत। ये आप देखिए, औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने का अधिकार हमारे पास है, केंद्र सरकार कह रही है। ये आप देखते हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान में अंतर विरोध है। पाक पर अभी भरोसा नहीं करेगा भारत। ये पाकिस्तान पड़ोसी है हमारा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। कर्नाटक हाईकोर्ट के 5 अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की गई है। सोनिया वैष्णव सहित 14 ने ली है राज्यसभा सदस्यता की शपथ। और देखिए, आप लोगों को बता दूं कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव आपके विधायकों के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं। कैंसर इलाज के लिए देश की पहली स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी लॉन्च हुई है। और जीन आधारित थेरेपी विभिन्न कैंसर के इलाज में मददगार है। विदेश की तुलना में बेहद कम लागत वाली है थेरेपी। यहां विकसित की गई थेरेपी, यह थेरेपी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट CAR-19 CAR-T कोशिका थेरेपी भारत की पहली मेड इन इंडिया CAR-T सेल थेरेपी है, जो इलाज की लागत कम लाने में मददगार होगी। और एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विदेश में इस थेरेपी की जो लागत पड़ती है और उसकी तुलना में देश में मात्र 10% लागत पर उपलब्ध होगी। और इससे उम्मीद है कि उपचार की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। क्या है CAR-T सेल थेरेपी? तो CAR-T सेल थेरेपी में रोगी की T सेल्स, एक प्रकार की आप देखते हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली, कोशिका को संशोधित करके उपयोग किया जाता है। और विशेष रूप से तैयार की गई T सेल्स यानी T कोशिकाएं कैंसर सेल्स पर हमला करती हैं और उनका खात्मा करती हैं। इसे आप देखिए, तैयार करने के लिए जटिल जेनेटिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। तो उसी की बात हो रही है। अब आप देखिए, मानवता की, इंसानियत की गिरती मिसाइल। दूध मुही बच्ची रोती थी तो मां ने डुबो कर दी हत्या। आप समझ सकते हैं, मां इस तरह का कदम उठा रही तो आप देखिए हमारा समाज कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। भोजशाला में खुदाई के लिए 14 स्थानों का चयन हुआ है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सही दिशा में चल रहा है ASI का सर्वे। और देखिए, ASI की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। और आप सभी को मालूम होगा कि 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। यह धार जिले में देखिए, भोजशाला में यहाँ सरस्वती मंदिर की बात हो रही है। और कहते हैं कि सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। तो यहाँ हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद चल रहा है। अब दिल्ली मुंबई नहीं जाते, घर में ही कमाते हैं। महाराजगंज के मठिया ईदू गांव में फूड प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े 517 किसान पलायन पर भी लगी लगामें। आप देखेंगे, अच्छी बात है। अब आप देखिए, संपादकीय पार्ट है आपका। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी आपको यहां से मिल जाती है। CA के बाद NRC भी चाहिए। अब आप देखिए, गैर मुस्लिम 1947 में रेड क्लिफ रेखा के उस पार पाकिस्तान में छूट गए थे। उनका अपराध क्या था? सत्ता अधिग्रहण की जल्दीबाजी में भारतीय नेताओं ने जिन्ना की मजहबी सत्ता से उनका सौदा कर लिया
और उन्हें राहत पहुंचाने के आवश्यक दायित्व की पूर्ति 75 वर्ष बाद अब नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के माध्यम से की जा रही है। और सीए के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी की जरूरत है। इस बीच सीए को लेकर कुछ अनावश्यक टिप्पणियां की जा रही हैं और जिनका प्रतिकार भी किया जा रहा है। और इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका राजदूत को यह कहकर उचित जवाब दिया कि आप भारत के विभाजन की इतिहास नहीं जानते हैं, लिहाजा सीए को नहीं समझ सकते हैं और उनके प्रति हमारा ऐतिहासिक दायित्व है जिसके साथ विभाजन ने अन्याय किया है। 2014 से पहले हमारे स्वयंभू सेकुलर नेताओं का यह मानना था कि पाकिस्तान को भारत में सांप्रदायिक आतंकवाद का दोषी करार देने का परिणाम वोट बैंक की राजनीति की दृष्टि से बुरा होगा। आप सभी जानते हैं जो सीए 2019 आया है, नागरिकता संशोधन कानून आया हुआ है, तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें भारत में नागरिकता देने की बात की जा रही है, मुस्लिमों को नहीं। तो उन्हीं के लिए आया सीए। राष्ट्रवाद के उभार की संभावना से कभी नेहरू भी परेशान थे, खासकर तब जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का फैसला किया था। इस देश में राष्ट्रीयता के सापेक्ष सांप्रदायिक पक्षधरता का संघर्ष आज से नहीं बल्कि आज़ादी के प्रारंभ से ही चल रहा है। और आप देखिए, याद रहे कि तुर्की के खलीफा की बहाली का मुद्दा आज़ादी के आंदोलन की मुहिम के साथ जुड़ा है। यह उन शुरुआती कारणों में से एक है जिनमें भारत विभाजन की भूमिका बनी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद यही मौपला जैसे भीषण नरसंहार और तमाम दंगों के कारण बना। विभाजन के बाद भी वोट बैंक की चुनावी मध्यस्थता के कारण इतने वर्षों बाद भी यदि वह समीकरण ज्यों का त्यों है तो उसका कारण है विभाजन का आधा अधूरा अनुपालन। और देखिए, एनआरसी की बात हो रही ना, एनआरसी के कारण आप देखते हैं कि एक तरह से चिंताएं जताई जा रही हैं, क्योंकि सीए कानून है जो आप देखेंगे, ये बुद्ध हो, चाहे आप देखिए सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो, हिंदू हो, इन्हें नागरिकता देने की बात करते हैं ना, कि जो 2014 तक आप देखते हैं कि कहाँ से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए, उन्हें नागरिकता देगा एक कानून। लेकिन एनआरसी एक रजिस्टर है, इसमें भारतीयों का लेखा जोखा होगा। अब जो भारतीय होंगे उनका लेखा जोखा हो जाएगा, जो भारत से बाहर के होंगे, अवैध आप्रवासी होंगे, गैर कानूनी तरीके से भारत में आए होंगे, उनकी लिस्ट बनेगी कि ये है भाई, ये बाहरी लोग हैं। तो उनमें आप देखते हैं कि इन धर्मों के जो लोग होंगे उन्हें तो नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन मुस्लिम छूट जाएंगे। तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि मुस्लिम और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के लिए बात करती रहती हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम कोई धर्मशाला थोड़ी भारत ने खोल ली कि सब आ जाइए। अब आप देखिए, रोहिंग्या आ रहे हैं म्यांमार से, तो वो चिंता जता रही, बांग्लादेश से आ जाते हैं, आप देखते हैं, तो हमने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल ली कि सब चले आइए। तो ये बात हो रही है। कांग्रेस नेतृत्व कांग्रेस के अंग्रेजों के साथ तो भारत के सांप्रदायिक विभाजन पर सहमत हो गया, लेकिन जब जमीनी स्तर पर अनुपालन की बारी आई तो उसकी नीति भारत के मुस्लिम समाज को यहीं रोक लेने एवं सीमा पार के हिंदुओं को यहां न आने देने की बात बन गई। यह बात और है कि तब कांग्रेस के नेता दिल्ली के इलाकों में घूम घूम कर पाकिस्तान जाने वालों को वहां जाने से रोक रहे थे। शायद कांग्रेस को यह आशंका रही होगी कि भारत यदि हिंदुओं का देश बन गया तो उसकी भावी राजनीति का क्या होगा। और इसलिए नेहरू ने 1950 में हुए नेहरू लियाकत पैक्ट में आबादी हस्तांतरण में यथास्थिति कायम रखने तथा अपने अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के वादे पर हस्ताक्षर किए। नेहरू जानते थे कि जो देश मजहब के आधार पर ही बना है उसके लिए तो हिंदू काफिर मजहबी विस्तार के लक्ष्य है, वह भला अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्या देगा। उस समझौते का परिणाम आज हमारे सामने एक भीषण त्रासदी की तरह है। और जहां भारत में आप देखिए अल्पसंख्यक आबादी 9% से बढ़कर आज 15% के आसपास है, वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू 23% से घटकर करीब 2% रह गए। और गृह मंत्री अमित शाह ने इस सवाल पर सवाल उठाया कि आखिर कहाँ गए वे करोड़ों हिंदू। कांग्रेस के पास इन सवालों का जवाब ना तब था और ना ही अब है। नेहरू के सामने स्थान पर राष्ट्रवादी चरित्र के किसी नेता के पास उस समय नेतृत्व रहा होता तो संभवतः ऐसी विषम स्थिति निर्मित नहीं हुई होती। तब सिंध के हिंदू बहुल जिलों को लेकर स्वायत्त हिंदू इनक्लेव बनाना हमारा लक्ष्य हो सकता था, लेकिन जब सत्ता वोट बैंक से संचालित हो तो ऐसे लक्ष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उन्हें हिंदुओं का दमन स्वीकार था, लेकिन उनकी सुरक्षा संरक्षण नहीं। भारत में अल्पसंख्यकों को चुनावी समीकरण का हिस्सा बनाकर राजनीति का व्यवस्था गढ़ा गया। इसलिए पाकिस्तान में उर्दू अलीगढ़ स्कूल के प्रति बद्ध इतिहास आप देखते हैं कि
लेखक भारत के राजनीतिक विमर्श के नियंत्रक बने बने रहे। वोटों के लालच में आप देखिए असम में इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी बसाए गए, वहां की जनसांख्यिकी का अनुपात ही बिगड़ गया। लेकिन किसी ने कोई चिंता नहीं की। सत्ताधारी दल के नेताओं ने समझौता एक्सप्रेस बम कांड और मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद हिंदू आतंकवाद की छद्म परिभाषा करने का में बड़ा परिश्रम किया। दूषित लक्ष्य पूर्ति के लिए उन्होंने कर्नल पुरोहित जैसे सेनाधिकारियों को भी नहीं बख्शा। जब हम सीए जैसे नागरिकता प्रदान करने वाले कानून का विरोध देखते हैं, तब समझ में आता है कि तथाकथित सेकुलर तत्वों के असल इरादे क्या है। हमने अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध भी देखा है। यदि विरोध कश्मीर में हुआ होता तो इसे समझा जा सकता है, लेकिन शेष भारत के अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 370 से इतना लगाव क्यों? उन्हें तो इसका स्वागत करना चाहिए था। कश्मीर के इस मुस्लिम भारत के बेहद मुस्लिम समाज के साथ मजबूती से जुड़े रहे और इस विरोध ने छुपे हुए सांप्रदायिक राजनीतिक विमर्श के निहितार्थ को उजागर कर दिया है। और जब कुछ नेता पाकिस्तान से आए हिंदू सिख शरणार्थियों को कोसते हुए देखते हैं, तब हमें 1947 के नेहरू की याद आ जाती है। और आप देखिए, सीए तो वह कानून है जो हमें अपनी लोगों की चिंता करने और उनके भविष्य को संभालने की ओर उन्मुख करता है। इस कानून की स्वीकृति के साथ स्पष्ट मानस का एक दूसरा ही भारत उभर रहा है, और जिसे हम जाति संप्रदाय वैचारिक विभ्रम और जंगल में वर्षों से खोज रहे थे। और सीए के विरुद्ध 200 से अधिक याचिकाएं दायर करने वाले लोग राष्ट्र के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। यह तय है कि वे एनआरसी की पहल का और अधिक विरोध करेंगे। समझना कठिन है कि वे यह क्या चाहते। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी देश को अपने वैध नागरिकों को की सूची बनाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। सीए तो एक प्रारंभ है, विलंब से ही सही, लेकिन हमें यह तो जानना ही चाहिए कि आखिर देश में भारतीय नागरिकों की कुल संख्या कितनी है। और ध्यान रहे कि असम में एनआरसी बन चुका है, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। लेखक पूर्व सैन्य अधिकारी और पूर्व प्रशासक हैं। आर विक्रम सिंह के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, इनका पॉइंट व्यू है ये। अब आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। राजनीति में नैतिकता का सवाल, तो ये भी देख लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कह रही है कि वह जेल से ही सरकार चलाएंगे, और केजरीवाल भी ऐसा कह रहे हैं। इसने एक नई बहस को जन्म दे दिया कि क्या भारत का संविधान इसकी अनुमति देता है, क्या जेल से सरकार चलाना उचित है। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। हालांकि उसने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि इस मुद्दे पर निर्णय लेना दिल्ली के उपराज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर है। कभी कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है, लेकिन यह अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इन दिनों मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर जनता के नाम केजरीवाल की भावनात्मक अपील जारी कर रही है, और इससे चर्चा का बाजार गर्म है कि क्या अरविंद केजरीवाल की पत्नी उनकी उत्तराधिकारी बनने जा रही हैं। ईडी द्वारा आप देखिए पूछताछ के लिए समन के बाद भी हाजिर ना होकर अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव की घोषणा का इंतजार तो नहीं कर रहे थे, ताकि लोगों की आप देखते हैं कि सहानुभूति प्राप्त की जा सके। सवाल कई हैं, पर सबसे बड़ा सवाल राजनीति में नैतिकता का है। ये आप देखिए, यह 12 जून 1975 की बात है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी बताते हुए उनकी जीत को अवैध करार दिया, और इसके साथ ही उनके 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी। और उस समय देश में जेपी आंदोलन चल रहा था, और उच्च न्यायालय के निर्णय के सिलसिले में पत्रकारों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण से पूछा, इंदिरा गांधी अब क्या करेंगी। उन्होंने कहा अब वह इस्तीफा देंगी। पत्रकारों ने फिर से पूछा कि अगर वह इस्तीफा देने से इनकार करने तो क्या होगा। जयप्रकाश जी ने कहा कि तब अनर्थ हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी ने इस्तीफा न देकर देश का पर आपातकाल थोप दिया। इस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र के साथ राजनीतिक नैतिकता का भी अपहरण किया। हालांकि इसका दुष्परिणाम उन्होंने भुगता। 1977 में इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव हारकर सत्ता से बेदखल हो गई। 1977 की घटना के बाद नेताओं में एक भय पैदा हुआ।
चारा घोटाले में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जब जेल जाने लगे तो उन्होंने पद से इस्तीफा देकर पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। चूंकि बिहार में विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है, अतः राबड़ी देवी को विधान परिषद का सदस्य बनाकर जेल में रहते हुए भी सत्ता संचालन का काम एक तरह से लालू यादव ही करते थे। एक बार मुख्यमंत्री जयललिता के सामने जब जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने इस्तीफा देकर अपने भरोसे की नेता को मुख्यमंत्री बना दिया। पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, पर उन्हें भी इस्तीफा देकर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। उनकी मंशा तो यही थी कि पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर जेल में रहते हुए सत्ता का संचालन करें। इसके लिए जल्दीबाजी में एक सीट भी खाली कराई गई, पर एक डर यह था कि अगर 6 माह के भीतर चुनाव नहीं हुए तो कल्पना सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और हेमंत सोरेन अभी जेल में, पर भविष्य की रणनीति पर काम चल रहा है। उनकी पत्नी राजनीति में आ गई हैं और जल्द चुनाव लड़कर विधायक बनने की तैयारी में भी कर रही हैं। और हेमंत सोरेन की तरह ही जेल गए अरविंद केजरीवाल की पत्नी को उनका उत्तराधिकारी बनाने की मांग उठ रही है। मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार 2 या 2 से अधिक की सजा होने पर जनप्रतिनिधि को पद छोड़ना पड़ता है, लेकिन नेताओं ने इसका तोड़ पत्नी को सत्ता में भागीदार देने के रूप में निकाल लिया है। स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के बाद मुखिया पति, सरपंच पति आदि शब्द प्रचलन में आ गए हैं। इसका अर्थ है कि पति चुनाव नहीं लड़ सकता है और अतः पत्नी को चुनाव लड़वाता है। चुनाव भले ही उसकी पत्नी जीते, पर अघोषित रूप से मुखिया सरपंच का काम वही देखता है। और इन दिनों बिहार में बाहुबली अशोक महतो का विवाह चर्चा में है। चूंकि आप देखिए वह चुनाव नहीं लड़ सकता है और उसने आनन फानन में विवाह कर लिया। अब उसकी पत्नी राजद से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। और सीवान की जदयू सांसद कविता सिंह की भी कहानी अशोक महतो से मिलती जुलती है। और आप देखते हैं कि इसी तरह आनंद मोहन तथा पप्पू यादव की पत्नी भी राजनीति में आई। भारतीय लोकतंत्र मुखिया पति, विधायक पति, सांसद पति से आगे चलते हुए मुख्यमंत्री पति का सफर पूरा कर चुका है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल की मांग को लेकर छिड़े अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने की जिद ने देश को एक ऐसे चौराहे पर ला खड़ा कर दिया कि जहां से आगे का रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ऐसे संवैधानिक संकट की कल्पना भी नहीं की थी। चूंकि उन्होंने ऐसा कोई कल्पना नहीं की थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में कुछ तय भी नहीं किया था कि यदि किसी मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़े तो इसका उसकी सरकार पर कैसे चलेगी। कायदे से नेताओं को लोक लाज का ध्यान रखना चाहिए। यदि भी ऐसा नहीं करते तो आंदोलनों पर से भरोसा उठ जाएगा। लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य, इनका नाम है हरेंद्र प्रताप। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। अब आप देखिए ये भी क्या कह रहे हैं, नैतिकता का हवाला दे रहे हैं, कानून की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कानून कहता ही नहीं है। अभी सजा नहीं हुई अरविंद केजरीवाल को, तो ये समझा करिएगा आप लोग। और उस व्यक्ति के बारे में समझा करिए जो आर्टिकल लिखता है, उस किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो। त्यागमय जीवन, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ त्यागना भी अनिवार्य माना गया है। हमारे शरीर को ही ले लें, श्वास लेने के लिए पहले श्वास छोड़नी पड़ती है, तभी इस शरीर को की आंतरिक संरचना में नवीनता तथा सक्रियता का संचार होता है। त्याग हमें सांसारिक मोह से अलग करने के साथ हमारे आध्यात्मिक व्यक्तित्व को परिपक्वता प्रदान करता है। और इस संसार में आप देखिए जितनी भी भौतिक संपदा, वस्तुएं एवं पदार्थ हैं, वे सभी मनुष्य जीवन को सम्यक प्रकार से निर्वाह करने के लिए ही बने हैं। इस दुस्तर संचार की प्रत्येक वस्तु भोग और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए बनी है। इसलिए मनुष्य को सभी सांसारिक भौतिक पदार्थों का त्याग ही दृष्टि से उपभोग करना चाहिए। नश्वर भौतिक संपदा का निरंतर संग्रह करने की प्रवृत्ति मनुष्य को लोभ और तृष्णा के बंधन में बांध देती है। जो भी पदार्थ मनुष्य को इस संसार में प्रयोग करने के लिए मिले हैं, उनका अंत भी अवश्य होगा, अर्थात एक ना एक दिन उन सभी पदार्थों से हमें अवश्य अलग होना है। त्याग से मनुष्य को सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। श्री राम जब महल में थे तो राजा राम कहलाए, और जब उन्होंने महल त्यागा तो आप देखिए पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। सिद्धार्थ गौतम ने जब त्याग के आदर्श को अपनाया तो गौतम बुद्ध के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और त्याग के बिना शाश्वत सुख एवं शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। त्याग जीवन का एक अनिवार्य नियम है। त्याग के बिना आनंद का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। भौतिक संसारिक पदार्थों के बंधन में बंधे रहना जीवन में दुखों का मूल कारण है। आनंद की अनुभूति के लिए त्याग के आदर्श को अपनाना पड़ेगा। केवल मात्र भौतिक संपदा का संग्रह करने की प्रवृत्ति मनुष्य को आंतरिक रूप से भीरू बना देती है। जीवन में त्याग के आदर्श का अनुसरण मनुष्य को आंतरिक संतुष्टि एवं आनंद प्रदान करता है। आचार्य दीपचंद भारद्वाज का द्वारा ये कॉलम लिखा गया है, इंटरेस्टिंग रहता है। कांग्रेस की बीमारी, अब देखिए कांग्रेस के नेता छोड़ के जा रहे हैं तो उसमें हम आप क्या कर सकते हैं।
और कांग्रेस के नेताओं की अंतरात्मा जाग रही, तो अब हम आप क्या कर सकते हैं। चुनाव के समय जाग रही एक अलग बात है। झूठी शिकायतें। चुनाव के दौरान किसी जिले में 150 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई जाए और उनमें से सिर्फ 10 ही सत्य मिले तो इसका आशा है कि मतदाताओं में कुछ ऐसी शरारती तत्व हैं जो जानबूझकर संसाधनों से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक इस तरह के प्रयास चुनाव में लगे अधिकारियों की समस्या बढ़ाते हैं और भ्रमित होते हैं और जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं। उत्तर प्रदेश में सामने आई इस बात की निंदा की जानी चाहिए कि उम्मीदवारों को यह ध्यान देना होगा कि चुनाव में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा हो। इसके लिए उन्हें अपने समर्थकों को भी चेताना चाहिए कि वह ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे समस्या बढ़ जाए। आयोग ने चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के इस बार डिजिटल फॉर्म तैयार किया है, तो इसका दुरुपयोग ना किया जाए। सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने, बदनाम करने के लिए झूठी शिकायतें उचित नहीं है। अलबत्ता कहीं पर भी वास्तविकता रूप से आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए शिकायत जरूर दर्ज कराएं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों को इसका प्रमाण भी दे। इस बार आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए खासतौर पर सी विजिल ऐप विकसित किया, जिससे ऑनलाइन निगरानी रखी जा सकती है। और आप देखते हैं कि इस ऐप पर आई सूचनाओं पर जिले की उड़न दस्ता टीम सिर्फ 100 मिनट के भीतर एक्शन ले लेती है। पिछले 18 दिनों में भीतर 1800 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई, जिसमें 817 फर्जी निकली। सीतापुर का हाल तो यह रहा कि वहां 151 शिकायत दर्ज करेंगी, जिसमें से सिर्फ 10 सही निकली। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। यह गंभीर बात है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। चुनाव आयोग की इस व्यवस्था को सकारात्मक ढंग से लिया जाना चाहिए ताकि इसका उद्देश्य सफल हो और चुनाव में धनबल का उपयोग लोकतंत्र के लिए नासुर है और इस पर अंकुश लगाने के लिए ये सारे इंतजाम किए जाए। बच्चों पर गृह कार्य का बढ़ता दबाव। तो एक समय था जबकि परीक्षा समाप्त होने के बाद कुछ दिनों तक सभी बच्चे दबाव मुक्त होकर अपनी छुट्टियां को बिताया करते थे। आजकल देखने में आ रहा है कि परीक्षा के दबाव से निकलते ही उनके ऊपर परीक्षा परिणाम का दबाव हावी होने लगता है। अंक कैसे आएंगे, कौन सा ग्रेड मिलेगा, प्रवीणता सूची में नाम आएगा या नहीं, ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों सवाल उनके मन मस्तिष्क पर दबाव बनाने लगते हैं। इसके साथ साथ एक दूसरे तरह का दबाव भी अपनी गिरफ्त बनाने की कोशिश करने लगा है। गर्मी की छुट्टियों के लिए बच्चों के बस्तों में इतना सारा अनावश्यक कार्य गृह कार्य के साथ नाम पर ठूस दिया जाता है कि न केवल बच्चे बल्कि उनके माता पिता तक भूल जाते हैं कि वे छुट्टियों का आनंद उठा रहे हैं। मई जून माह में होने वाली गर्मी की छुट्टियां बच्चों में अपने परिजनों से मिलने, अपने आसपास के वातावरण को देखने समझने, देशाटन करने और बिना किसी तरह का मानसिक बोझ लेकर साथियों के संग समन्वय, सामंजस्य आदि की समझ विकसित करती है। अब गृह कार्य के नाम पर जिस तरह का मानसिक और किताबी बोझ बच्चों पर लाद दिया जाता है, उससे बच्चे गर्मी की छुट्टियों का आनंद उठाना भूल गए हैं। क्या आज के बच्चे गर्मी की छुट्टियां में आम के बगीचों का आनंद ले पा रहे हैं? क्या वे ग्रामीण अंचलों में रह रहे अपने दादा दादी, नाना नानी अथवा अन्य रिश्तेदारों के पास जा पा रहे हैं? क्या आज के बच्चों द्वारा तालाब, नहर आदि में तैरने का मजा लिया जा रहा है? क्या वे खेतों खलिहानों को वास्तविक रूप में आत्मसात कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि गर्मी की छुट्टियों में मिलने वाले गृह कार्य आवश्यक नहीं, इसके द्वारा भी बच्चों का मानसिक और शैक्षणिक विकास होता है। छुट्टियों के दिनों में दिए गए प्रोजेक्ट द्वारा उनके भीतर कुछ ना कुछ नया सीखने की ललक पैदा होती है, लेकिन बजाय इसके विद्यार्थियों से गृह कार्य के नाम पर पाठ्यक्रम की पूरी कार्रवाई जाने लगी है। लंबे लंबे लिखित किताबी कार्य देकर बच्चों को 24 घंटे किताबों में ही घुसे रहने को मजबूर किया जा रहा है। गृह कार्य द्वारा अब ना बच्चों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है, ना ही उनकी हस्तलिपि को सुधारने पर जोर दिया जा रहा है, ना ही कला और संगीत आदि किसी शौक को विकसित करने की पहल की जा रही है। और अधिक से अधिक अंक लाने की अंधी दौड़, प्रवीणता सूची में सबसे ऊपर आने की कसमकस, अधिक से अधिक किताबी ज्ञान को दिमाग में भर लेने की कवायद द्वारा बच्चों का बचपन तो आप देखते हैं कि पहले ही छीन लिया गया। अब गर्मी की छुट्टियों पर अप्रत्यक्ष डाका डालकर एक तरह से उनको समाज, परिवार, संस्कृति आदि से भी दूर किया जा रहा है। तो देखिए ये सही बात है। और बिल्कुल यहाँ भी आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं कुछ, और आप देखते हैं कि इनका आप लोगों को इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रख लीजिएगा। ये आप देखिए राष्ट्रीय अस्मिता के सवाल पर राजनीति, यहाँ भी आप लोगों को एक अच्छा कॉलम देखने को मिलेगा। ये आप देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित कच्चा तीबू द्वीप के मामले पर भाजपा आक्रामक दिख रही है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक मांग करती रही है कि श्रीलंका को सौंपे गए इस द्वीप को वापस लिया जाए। इस मांग को लेकर वह मोदी सरकार पर दबाव भी बनाती रही है, परंतु आरटीआई से मिली संबंधित जानकारी से उसने निरुत्तर कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब इस द्वीप पर
को श्रीलंका को देने का समझौता किया। तब तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक इसके पक्ष में था। चलिए, तो ये आप लोगों को बता दूं। तो रविवार को मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु के समीप हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप का उल्लेख किया है। इसके साथ ही अयोध्या और राम राज्य की तरह राष्ट्रीय अस्मिता और भारत की गौरव गाथा पर बहस छिड़ गई है। और ठीक उसी समय दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा रहे अपने ही सहयोगियों के समर्थन में सहानुभूति की लहर पैदा करने का प्रयास किया। इससे 18वीं लोकसभा का यह चुनाव राष्ट्रवाद बनाम भ्रष्टाचार की बात के साथ 18वीं सदी में रॉबर्ट पार्क नाम से परिभाषित पाक जलडमरू और राम सेतु तक की यात्रा करवाती है। अब चुनावी मुद्दे बनाए जा रहे हैं। यह वाणिज्य क्षेत्र सेतु समुद्रम परियोजना और जल में भारत की शक्ति का भी ध्यान दिलाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में कमल खिलाने के लिए साल के आरंभ से ही सक्रिय है और रामेश्वरम में पूजा आराधना कर उन्होंने अयोध्या पर्व का श्री गणेश किया था। अब बात करते हैं कच्चातीबू की, जिसे आज से 50 साल पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने तमिलनाडु के इस हिस्से को श्रीलंका को सौंप दिया था। यह मामला सड़क और विधानसभा से लेकर न्यायालय तक उठता रहा है। पिछले साल बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की घोषणा के तत्काल बाद सूबे के मुख्यमंत्री और द्रमुक नेता M.K. स्टालिन ने पीएम को पत्र लिखकर श्रीलंका से इस द्वीप की वापसी का मुद्दा उठाया था। और द्रमुक सांसदों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति बेरकम्बरम सिंधे की भारत यात्रा के दौरान मछुआरों की बात पर इसे उठाया था। इस मुद्दे पर तमिलनाडु की राजनीति के बड़े दल ने 24 सदस्यों के लिए व्हिप जारी भी किया था। बहरहाल कच्चातीबू नामक इस द्वीप की चर्चा की बजाय तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई को आरटीआई से मिला जवाब है। और इससे एक नई बात सामने आई है कि संसद में 29 जुलाई 1974 को द्रमुक सांसद ईरा सेजियान ने इसका जोरदार विरोध किया था। इससे तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि का ही स्वर माना जाता रहा है। परंतु इस आरटीआई से पता चलता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी करुणानिधि के बीच आपसी सहमति से ही हस्तांतरण का यह खेल संभव हो सका था और इसके साथ ही जनता को भ्रमित करने की कोशिश की गई। और इस मामले में आप देखते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार ने सच को देश से छिपाने का काम किया है। हैरत की बात यह है कि इन दोनों नेताओं ने अपनी ही पार्टी और सरकार में शामिल लोगों को भी भरोसे में लेना जरूरी नहीं समझा और अपनी निजी जागीर समझकर इस मामले में निर्णय ले लिया। और इंदिरा गांधी की सरकार ने श्रीलंका के तब के राष्ट्रपति श्रीमाओ भंडारनायके के साथ समझौता किया था। लंबे अरसे बाद इस पर रहस्य खुला। जयराम रमेश और दूसरे कांग्रेस नेता श्रीलंका से तमिल शरणार्थियों की वापसी की बात कर रहे हैं, लेकिन 1961 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस द्वीप के मुद्दे पर संसद में चर्चा से परहेज की थी और इस द्वीप पर दावा छोड़ने से पहले विचार भी नहीं करने की बात उन्होंने कही थी। हालांकि तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC शीतलबाड़ द्वारा 29 अक्टूबर 1958 को कहा गया था कि इसकी संप्रभुता भारत के पक्ष में हो और श्रीलंका के दावे में दम नहीं है। इस मामले में कांग्रेस के दावे मछुआरों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था इस कच्चातीबू द्वीप का निर्माण। तो धनुषकोडी में 1800 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार 22-23 दिसंबर 1964 को की आपदा से पहले रामेश्वरम द्वीप के इस नगर तक चलने वाला बोट मेल चेन्नई और कोलंबो को जोड़ती रही है। भारतीय तट से 33 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कच्चातीबू द्वीप 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निर्मित हुआ था। बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अरब सागर को जोड़ने वाली सामरिक एवं आर्थिक महत्व का पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलता है। पाक जलडमरू स्थित यह टापू आज 285 एकड़ में फैला हुआ है। 17वीं शताब्दी में यह मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। ब्रिटिश राज में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंग हुआ और गवर्नर रॉबर्ट पार्क 18वीं सदी में इस जलडमरू को परिभाषित करते हैं। अगली पीढ़ी ने चर्च बनाकर श्रीलंका और भारत के बीच सिल्क रूट पर बोट मेल से गुजरने वाली यात्रियों के लिए ठिकाना उपलब्ध कराया। मछुआरों भी मछली पकड़ने के लिए इसका उपयोग करने लगे। भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को सौंपने के बाद क्या इसके स्वामित्व पर कोई संशय रहता है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले 2 दशकों में आप देखते हैं 6184 भारतीय मछुआरों की श्रीलंका द्वारा गिरफ्तार करने का आंकड़ा पेश किया। इसी कालखंड में 1175 भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं को भी श्रीलंका ने जब्त किया है। और इस विषय में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहते विक्रम सिंघे ने 2015 में इस द्वीप के निकट पहुंचे भारतीय मछुआरों को गोली मारने का फरमान जारी किया था। और इन्हीं सब कारणों से तमिलनाडु के सामाजिक राजनीतिक जीवन पर इसका बड़ा प्रभाव है। द्रमुक और अन्ना द्रमुक ने से जुड़े नेता इस पर बराबर राजनीति करते रहे। सूबे की
सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता ने इस हस्तांतरण में राज्य सरकार की सहमति से इनकार किया और विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर असंवैधानिक घोषित किया। इस द्वीप को पुनः प्राप्त करने का प्रयास शुरू किया तो तमिलनाडु की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अटॉर्नी जनरल ने न्यायालय को बताया था कि ऐसी मांगें दोनों पड़ोसियों के बीच के लिए रिश्ते में खटासी पैदा करेंगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में आप देखते हैं कि 19 अप्रैल को तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर मतदान होना है। तटीय क्षेत्र के मछुआरों पर इसका सीधा असर पड़ता है। अब इसका प्रभाव क्षेत्र तमिलनाडु तक सीमित नहीं रह गया। राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा होने के कारण यह देश भर के लोगों को प्रभावित आप देखते हैं कि करने वाला है। और कांग्रेस और आप देखिए भाजपा नेताओं के बीच जारी वाक युद्ध का कारण यही है कि बेहतर संबंधों की कोशिश दोनों देशों की संसद में इस पर चर्चा से ही संभव है। हूती के हमले का भारतीय आर्थिकी पर असर देख लीजिए। भी एक बार पहले तमिलनाडु के बारे में देख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये तमिलनाडु का मुद्दा ज्यादा दिखाई देता है। देखिए ये आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु, ये श्रीलंका है, पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी। इसी के बीच आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा कच्चा तीवू द्वीप। तमिलनाडु चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री, RN रवि यहाँ की राज्यपाल है। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें आपको देखने को मिलेगी। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या तमिलनाडु, ये भी याद रखिएगा। ये आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया, ये नाम भी बता देता हूं तो उसके बारे में। कौशल किशोर हैं, राजनीतिक विश्लेषकार हैं, विश्लेषक हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। हूती के हमले का भारतीय आर्थिकी पर असर। भारत सरकार ने अदन की खाड़ी में सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक चौबंद कर दिया है, इसका असर भी दिख रहा है। विगत कई हफ्तों से आप देखिए हूती हमलावरों ने भारतीय व्यापारिक जहाजों को नहीं छेड़ा है, परंतु यमन से अपने कारगुजारी को अंजाम देने वाले अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का यह हथियारबंद चरमपंथी गुट हूती हमारे जहाजों पर हमले किए बिना भी हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे छोटे निर्यातकों को बर्बादी की कगार पर धकेल रहा है। और विश्व के समुद्री व्यापार के 15% की आवाजाही वाले सुएज नहर और निचले लाल सागर के रास्ते में यमन की हूतियों के हमले बढ़ने की खबर के बीच परिवहन खर्च में 2 से ढाई गुना का खर्च बढ़ जा रहा है और ज़्यादातर इकाइयां इस बढ़े हुए माल भाड़े को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और इसके साथ ही आप देखते हैं कि कैप ऑफ गुड होप से घूम कर जाना मतलब भारतीय जहाज़ों को यूरोप में अपने ठिकानों पर पहुंचने के लिए 15 से 20 दिन और लगना है। इसके चलते अगर एक कंटेनर को ब्रिटेन भेजने में 50,000 रुपये थे तो अब यह लागत बढ़कर 3 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में आप देखिए छोटे निर्यातकों के लिए यह लागत बहुत भारी है, लिहाजा बहुत सी इकाइयों ने फिलहाल अपना काम स्थगित कर दिया है और कर्मचारियों की छुट्टी कर दी है। संकट यह भी है कि इस समस्या का हल निकालने में देरी हुई तो भारतीय कंपनियों की जगह तुर्की के निर्यातक ले सकते हैं। और वस्तुतः भारत साल में आप देखते हैं 3,735 अरब रुपए मूल्य के उत्पादों का निर्यात करता है और इसमें से आप देखते हैं कि 40% हिस्सा छोटे निर्यातकों का है। और निर्यातक संसद में रहा तो आप देखिए देश के निर्यात में 30 अरब डॉलर तक की गिरावट आ सकती है। सरकार ने प्रभावित छोटे निर्यातकों की मदद नहीं की तो बहुतों को धंधा बदलना होगा। इस बीच उन्होंने चेतावनी दी कि हालात नहीं संभले तो और नौकरियां जा सकती हैं। ऐसे में ड्रोन, टोही विमान भेजने, रडार की पकड़ में न आ सकने वाली INS कोची और INS कोलकाता जैसे युद्धपोतों की तैनाती मिसाइलों जहाजों की समुद्री सुरक्षा में तैनात बेशक एक बेहतर कदम है। रूस ईरान से रिश्ते बेहतर बनाए रखना और अमेरिका द्वारा हूतियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों से अपने को अलग करने की नीति भी बढ़िया है, लेकिन इससे अलग वैश्विक सप्लाई चेन के बाधित होने से देश के छोटे निर्यातकों को जिन विषम स्थितियों से जूझना पड़ रहा है उन पर भी ध्यान देना होगा। यूरोप और अमेरिका के साथ भारत के व्यापार का 80% से भी ज्यादा हिस्सा सामान्य रूप से लाल सागर से होकर गुजरता है। भारत एक महीने में लगभग 664 अरब रुपए मूल्य की सामग्री यूरोप और आप देखिए 500 अरब मूल्य अमेरिका भेजता है और बाब अल मंदेब के रास्ते हर साल 200 अरब डॉलर का समुद्री व्यापार करते हैं, खासकर क्रूड ऑयल का।
यदि समय रहते इन मुद्दों पर नहीं सोचा गया तो देश की आर्थिकी प्रभावित हो सकती है। हालांकि सरकार ने विश्वास जताया कि भले ही वैश्विक स्तर पर कुछ स्थितियां विपरीत हो, इसके बावजूद देश निर्यात के मामले में इस साल भी 2022-23 के 676 अरब डॉलर के अपने रिकॉर्ड प्रदर्शन के बराबरी कर सकता है। परंतु यदि ईंधन की खाड़ी में स्थितियां ऐसी ही बनी रही और निर्यातकों की समस्याओं का उचित निवारण नहीं किया गया तो 2021-22 के 451 अरब डॉलर के आंकड़े को भी हासिल करना मुश्किल होगा। लेखक वरिष्ठ ERC वरिष्ठ पत्रकार है संजय श्रीवास्तव के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। तो देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। लक्षद्वीप सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर हो गया, ये अदन की खाड़ी हो गई, लाल सागर आपको देखने को मिलेगा, इजराइल, ये आप देखिए भूमध्य सागर है। तो उन्हीं सब की बात हो रही है। मैप को पढ़ लिया करिएगा, मैं इसलिए कहता हूँ आप लोगों से कि मैप का सहारा लेकर भी पढ़ाई किया करिएगा। इंसानियत को होम करते नर्सिंग होम खरी खरी तंज कसा जा रहा है। जल स्रोतों के सिकुड़ने से संकट की आहट दिखाई दे रही है और बहुत सारी जगह आप देखते हैं कि जल संकट बना हुआ है। सूखती नदियों का दुष्प्रभाव। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार देश की प्रमुख 13 नदियों में पानी का स्तर बहुत ही कम हो गया है। इन नदियों के सूखने से मानव जीवन समेत हमारी आर्थिकी दुष्प्रभावित हो सकती है। पानी के औद्योगिक उपयोग की बात हो रही है, हिमालय में जल की उपलब्धता की बात हो रही है और इस ओर हमें भी ध्यान देना होगा। देखिए ये भी आप जान लीजिए। पहली बार 70,000 रुपये के ऊपर पहुंचा सोना। टमाटर महंगा होने से शाकाहारी थाली का मूल्य 7% बढ़ा। NSE को आप देखिए IPO के लिए सेबी की मंजूरी का इंतजार है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम प्रक्रिया शुरू करने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए। 4 दिन में 23,000 आयकर रिटर्न फाइल हुए और हीरो मोटो कार्प को 605 करोड़ का कर मांग नोटिस जारी हुआ है। HDFC बैंक का कुल कर्ज 25 करोड़ रुपए के पार। टेस्ला ने भारत की शुरू किया उत्पादन। सेवा क्षेत्र की वृद्धि मार्च में 13 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रही है और बिक्री और व्यवसाय गतिविधियों में तेजी से मार्च में PMI 61.2% हुआ। सेवा प्रदाताओं ने क्षमता विस्तार के लिए नई नियुक्ति की है। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए हर संभव कदम उठाए रही है सरकार। 45 दिनों के भुगतान नियम में हो बदलाव। पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमियों से व्यापार करने में आप देखिए कतरा रहे हैं उद्यमी। प्रधानमंत्री ने अगले 6 वर्षों में व्यक्ति आय 3.6 लाख रुपए करने का लक्ष्य रखा है। अब आप देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ईरान के बदला लेने के संकल्प के बाद इजराइल में सुरक्षा बढ़ी। ये आप देख रहे हैं दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ था ना, हमारी का मामला, उसी की बात हो रही। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि गाजा में 106 लोगों को मारने की घटना युद्ध अपराध है। हमारे श्रमिकों को पूरी सुरक्षा दे इजराइल सरकार, भारत कह रहा है। ये आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में अभी काफ़ी उठापटक चल रही है। पन्नू मामले में भारतीय पक्ष की जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। मिलर कह रहे हैं अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है। व्हाइट हाउस की इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होंगे मुस्लिम। इजरायली हमले को समर्थन देने जाने से नाराज है मुस्लिम समुदाय। दक्षिण अफ्रीकी फुटबॉलर ओलंपियन ल्यूक फिलोर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ताइवान में भूकंप पीड़ितों की तलाश में हेलीकॉप्टर व ड्रोन। भूमि का कांपना, भूकंप। ये अप्रैल को सिख विरासत दिवस के तौर पर आप देखते हैं कि तौर पर मना रहा है कनाडा। ये आप देखते हैं कि सिख इतिहास व कनाडा में उनके योगदान को याद रखा जाएगा। यह सिखों को जनसंख्या 8 लाख की करोड़ है। यहाँ 8 लाख के करीब है, माफ करिए करोड़ नहीं, करोड़ तो ज्यादा हो जाती है। वेटेन क्विज टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे चंद्रयान 2 मिशन से जुड़े सौरजीत। वेटेन में इस क्विज टूर्नामेंट को सबसे कठिन माना जाता है और शीर्ष विश्वविद्यालय के छात्रों की टीम क्विज में हिस्सा लेगी। इस क्विज की मेजबानी ब्रिटिश में भारतीय प्रसारक अमोल राजन करते हैं। ताजा ओपिनियन पोल में जो बाइडेन से आगे डोनाल्ड ट्रंप। यहां आप देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है ना अमेरिका में।
मिलिशिया समूह ने म्यांमार की राजधानी पर ड्रोन से बोला हमला। बाकी आईपीएल चल रहा है, एक खेल का क्षेत्र है, तो आईपीएल को तो आप लोग देख ही रहे होंगे, मुझे लगता है दिलचस्पी होगी। तो भारत में 2022 में डोपिंग के सर्वाधिक मामले आए हैं और फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 4 पायदान फिसली। सऊदी अरब में होगा टेनिस WTA का फाइनल। ऑल्ट मेंस को कोच बनाना चाहता है भारत। पाक हॉकी महासंघ, पाक वॉलीबॉल महासंघ ने दिया भारत को न्योता। पाकिस्तान वॉलीबॉल महासंघ ने भारत को अगले महीने इस्लामाबाद में होने वाली एशियाई चैलेंज वॉलीबॉल टीम में लीग टीम में भेजने के लिए न्योता दिया है। चार्ल्सटन ओपन के तीसरे दौर में अजारेंका कालिलीना, विक्टोरिया अजारेंका और अनहेलिना कालिनीना ने वर्षा बाधित चार्ल्सटन ओपन टेनिस में अपने मुकाबले जीत तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। अनमोल खरब समेत 5 भारतीय खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल पहुंचे। बैडमिंटन की बात हो रही है। ये फिरोजा के विरुद्ध अभियान की शुरुआत करेंगे प्रज्ञानंद। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट की बात हो रही है। वायर लीवर कोसेन के एक्स फैक्टर जावी, ये आप देखिए एक्स फैक्टर यानी कि जावी फैक्टर ही है जिसके कारण 2023-22 शताब्दी की शुरुआत में वायर लीवर कोसेन के साथ जुड़े कोच जावी अलोंसे ने केवल 2 वर्षों में टीम के लिए पहली ट्रॉफी लगभग सुनिश्चित कर दी है। राजनीति व सिनेमा सामंजस्य है चुनौती। देखिए बहुत सारे एक्टर आप देखते हैं चुनाव लड़ते हैं ना, राजनीति में भी बने हुए हैं। अब आप देखिए यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से ही पॉइंट मिल जाते हैं। तो नमक कानून तोड़ने समर्थकों के साथ दांडी तट पहुंचे थे गांधी जी। 1930 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने अपने समर्थकों के साथ 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके दांडी तट पर पहुंचे थे। यात्रा उन्होंने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू की थी। 6 अप्रैल को समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। इस मार्च से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव खुल गई थी। पहली बार लंदन में विक्टोरिया लाइन पर चली ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन। 1964 में आज ही के दिन पहली बार चालक रहित मेट्रो ट्रेन लंदन में विक्टोरिया लाइन पर चली थी। ट्रेन ऑपरेटर द्वारा केवल स्टार्ट बटन दबाने से ही ट्रेन स्वचालित रूप से अगले स्टेशन तक चली जाती थी। मानवीय भूलों की वजह से होने वाले हादसों को रोकने के लिए इसे इस्तेमाल तकनीक को लाया गया। SS पिल्लई ने हल की 100 वर्षों पुरानी गणितीय समस्या हल की। ये गणितज्ञ सुब्बा शिव शंकर नारायण पिल्लई का जन्म 1901 में आज ही तमिलनाडु के वल्लम गांव में हुआ था। 1929 में गणितीय व्याख्या के रूम में आप देखते हैं कि करियर की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने कई शोध पत्र तैयार किए जिसे बाद में मद्रास विश्वविद्यालय ने मान्यता दी। 1770 में अंग्रेज गणितज्ञ एडवर्ड वारिंग द्वारा प्रस्तावित वारिंग समस्या को हल करने के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई। 31 अगस्त 1950 को विमान दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई थी। उनके लिखे 76 शोध आज भी गणितज्ञों का मार्गदर्शन करते हैं। प्लास्टिक में कटौती के समर्थन में ज्यादा भारतीय जैव विविधता को बचाने व ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की दिशा में ग्रीन पीस की नई सर्वे रिपोर्ट में आया सामने। ये 16 से 26 फरवरी के बीच 19 देशों में किया गया सर्वे। 10 में से 8 भारतीय प्लास्टिक उपयोग में कटौती के पक्ष में है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट की मुख्य बातें तो 87% भारतीय प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए उत्पादन में कटौती का समर्थन करते हैं। 89% भारतीयों का मानना है कि वैश्विक प्लास्टिक संधि में ऐसे लक्ष्य शामिल हों जो सरकार व निगमों को एकल उपयोग प्लास्टिक में रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करें। और 80% लोग वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक उत्पादन को कम करके जैव विविधता और जलवायु की रक्षा करने की वकालत करते हैं। 90% लोग एकल उपयोग प्लास्टिक पैकेजिंग से रिसाइकलिंग का समर्थन करते हैं। और आप देखते हैं कि ये आप देखेंगे कितना 75% लोग एकल उपयोग प्लास्टिक पैकेजिंग पर प्रतिबंध का समर्थन करते हैं। वात्स ऑफ कैराकल्ला की निखरी रंगत। इटली की राजधानी रोम में प्राचीन रोमन सार्वजनिक स्नान परिसर वात्स ऑफ कैराकल्ला की रंग निखर गई है और यह एक नया फव्वारा बनाया गया है जिसका आधिकारिक रूप से उद्घाटन होने जा रहा है। और वात्स ऑफ कैराकल्ला शहर का दूसरा सबसे बड़ा रोमन सार्वजनिक स्नानागार है। बताया जाता है कि 200
12 ईस्वी से 216-217 के मध्य इसका निर्माण कराया गया था। बेरोजगारी व कम नींद आने से बढ़ सकता है हृदय रोग का जोखिम। देखिए, इसीलिए कहता हूँ बेरोजगार मत रहिए। छत्तीसगढ़ में जमीन के 20 फीट नीचे मिला बौद्ध धर्म का स्तूप। व्यापारिक और प्रशासनिक स्थल मानकर की जा रही खुदाई। रीवागढ़ की प्राचीन नगरी होने के मिल रहे प्रमाण। कुआ समेत मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। 10 वर्ष तक चल सकती है खुदाई। रीवा में कुल 15 एकड़ में खुदाई होनी है, अभी मात्र 5 एकड़ में खुदाई हो पाई है। संभावना है कि यह खुदाई 10 वर्षों तक चल सकती है। चलिए, अच्छी बात है। चिप्स से सजी कार लेकर शादी में पहुंचा दूल्हा। दिल्ली की घटना आजकल अजीब अजीब तरीके आप देख रहे हैं कि लोग अपना रहे हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल मेरे लिए हो, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। बाकी मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए और अपने आप को झोंक दीजिए अपनी तैयारी में।